नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार exammantrar.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बात किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाग 1 पे। भाग 1 में हम लोगों ने संघ और उसके राज्य क्षेत्र पर बात किया था कि कैसे राज्यों का निर्माण होता है, कितने राज्य हैं भारत में, उनका सीमा क्षेत्र के बारे में। आज हम भाग 2 पे चर्चा करेंगे। भाग 2 कहने का अर्थात नागरिकता। तो नागरिकता है क्या? तो नागरिकता मतलब लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में नागरिकता किसी व्यक्ति को पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्रदान करता है। कहने का अर्थ है कि नागरिकता व्यक्ति को अधिकार, दायित्व, विशेषाधिकार, कर्तव्य प्रदान करता है। अगर आप किसी देश का नागरिक है तो उस देश के प्रति आपका अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, विशेषाधिकार भी है और निष्ठा भी होनी चाहिए एक देश के प्रति, एक नागरिक के प्रति। तो ये इसे हम नागरिकता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बात चलते हैं कि नागरिकों के अधिकार क्या क्या हैं। संविधान, हमारे जो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें बहुत सारे चर्चा है, भाग 1 से भाग 22 तक भाग है, जिसमें एक भाग नागरिकता भी है, मूल अधिकार भी है। तो नागरिकता जो है वो किन्हें प्राप्त है? तो नागरिकता का कुछ अधिकार जो है, नागरिकों के अधिकार, तो नागरिकों के कुछ ऐसे भी अधिकार है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकार है जो बाहर से अगर विदेशी भारत में आते हैं उन्हें भी प्राप्त है। तो ऐसे कौन कौन से अधिकार है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है? तो हम देखते हैं भारतीयों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, क्या है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 में ये भारतीय संविधान के किस भाग के? भाग 3। हम भाग 2 पे चर्चा कर रहे हैं, पर मैं भाग 3 के कुछ अनुच्छेदों को बता रहा हूँ जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो नागरिकों के अधिकार भी कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो कौन कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीयों के नागरिकों को प्राप्त है पर विदेशियों को नहीं है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 जो है ये सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। यह अधिकार, इसके तहत जो अधिकार है वो विदेशियों को, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। प्लस और क्या क्या अधिकार है? तो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हमारे देश में कुछ ऐसे पद हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों ही धारण कर सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सभी के, जो सिर्फ भारतीय नागरिक ही धारण कर सकते हैं और कोई व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आज हम अब चर्चा करेंगे कि भारतीय नागरिकों हेतु कौन कौन सा प्रावधान, क्या क्या प्रावधान किया गया है कि भारत के नागरिक कौन होंगे और कौन नहीं होंगे, किनकी नागरिकता कैसे जाएगी, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है कि नहीं है, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे। हम अभी देखेंगे कि कौन कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के तहत आता है। आज़ादी के बाद 15 अगस्त गणतंत्र होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा कौन सा नागरिक बना और कौन नागरिक नहीं है। कब से नागरिकता का एक डेडलाइन क्या है? नागरिकता का डेडलाइन क्या है कि इस डेट से जो भारत में प्रवास करते हैं वो भारत के नागरिक होंगे, इस डेट से जो भारत में प्रवास नहीं करते वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो चलिए अभी हम चर्चा करते हैं कि कौन नागरिक होंगे। चलिए हम देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, उसका डेडलाइन प्रारंभ में क्या है, कहाँ से कहाँ तक डेडलाइन है। ठीक है, हाँ, तो प्रथम है अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 जो है वो बात करता है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, जब भारत में संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ मैं बताया था 26 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान की प्रस्तावना में है कि हम 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो आत्मार्पित 26 जनवरी 1950 को किए। तो संविधान के प्रारंभ पे कौन व्यक्ति नागरिक होगा, कौन व्यक्ति नागरिक नहीं होगा, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बन गए। ठीक है, आर्टिकल 5 बोलता है, अनुच्छेद 5 बोलता है। अगर क्वेश्चन आए कि बताइए संविधान के प्रारंभ से नागरिकता की बात कौन करता है,
आर्टिकल 5, 6, 7, 8। तो आर्टिकल 5 जो संविधान के प्रारंभ से नागरिकता की बात करता है, यह बोलता है कि वह व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासित था, मतलब कि 26 जनवरी 1950 से पहले या 50 तक भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासित था, या जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। ठीक है, मतलब कि आज़ादी से पहले या आज़ादी तक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है, अभी वो कहीं पे है, विदेश में हो या पाकिस्तान में हो, भारत का नागरिक होगा, क्योंकि वो 26 जनवरी 1950 के भारत में जन्मा है। ठीक है, नेक्स्ट बताता है 2 नंबर कि जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ठीक है, वह व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है, या दूसरा बोलता है जिसके माता या पिता में से कोई एक, या तो माता या तो पिता, अगर वो भारत में जन्मा हो 26 जनवरी 1950 तक या उससे पहले, तो भारत का नागरिक होगा, कोई एक। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कि भारत के संविधान के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास कर रहा हो। मतलब कि भारत के संविधान बनने के ठीक पहले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका जन्म हुआ हो या उसके माता पिता यहाँ के हो, ऐसा कोई ये बात 3 नंबर ये कोई बात नहीं कर रहा। ये बात कर रहा कि वो कहीं का हो, कहीं उसका जन्म हो, पाकिस्तान में उसका जन्म हुआ हो, लेकिन वह या ब्रिटिश हो, लेकिन वह भारत के संविधान निर्माण के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास किया हो, उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखेंगे आर्टिकल 6 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 6 बोलता है, अनुच्छेद 6 क्या बोलता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन पर नागरिकता। मतलब वैसे व्यक्ति जो आज़ादी के बाद बहुत सारा विभाजन जो हुआ, तो कुछ व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए और कुछ पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान गए। तो अनुच्छेद 6 पर हम चर्चा करेंगे कि जब वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए, उनकी नागरिकता का डेडलाइन क्या है और उनकी नागरिकता कैसे ख़त्म होगी या रहेगी। चलिए, हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 6, मतलब कि अनुच्छेद 6 में यह चर्चा है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले के लिए क्या नागरिकता का प्रावधान है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो आज़ादी से पहले, मतलब कि हमारे देश आज़ादी मतलब 1947 के बाद और 1950 से पहले कि जो पाकिस्तान से भारत आए, उनके लिए नागरिकता का क्या प्रावधान किया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 बोलता है कि 19 जुलाई एक डेडलाइन तय करता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया, वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया और तब से भारत के अधिकार क्षेत्र या भारत के अधिशासित क्षेत्र में निवास कर रहा हो, वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि पाकिस्तान से जो भारत आया पर भारत के क्षेत्र में निवास कर रहा हो, कब? 1 जुलाई 1948 को। तो 2 डेडलाइन हो गया, 26 जनवरी 1950 और एक डेडलाइन 19 जुलाई 1948। नेक्स्ट देखते हैं इसी में अनुच्छेद 6 में क्या बात किया गया है कि 19 जुलाई 1948 या उसके बाद भी, मतलब 1948 से पहले या 1948 तक तो चलो चर्चा है, लेकिन 1948 को या उसके बाद 1948 से 50 के बीच भारत आया और वह 6 माह से अधिक समय तक निवास कर रहा हो। 1948 तक जो भारत आया, 1948 से पहले जो भारत आया, उन्हें किसी प्रकार की नागरिकता लेने की ज़रूरत नहीं है, वह स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। पर जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया, उन्हें नागरिकता तभी मिलेगी जब वह 6 माह से अधिक समय तक भारत में निवास कर रहा हो और सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया हो, मतलब नागरिकता रजिस्टर में उनका नाम दर्ज कर दिया गया हो, वह व्यक्ति ही भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो जो 19 जुलाई 1948 से जो पहले आए, उन्हें स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। जो 19 जुलाई 19 को बाद आए, उन्हें 6 माह निवास करने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसी में नेक्स्ट बोलता है अनुच्छेद 6 में कि यदि वह या उसके माता पिता में से कोई यदि कोई व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई एक, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में जन्मा हो। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि
भारत अनुच्छेद 6 यह भी बोलता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो किसके द्वारा बनाया गया था, ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत को रेगुलेट करने के लिए, भारत को चलाने के लिए, भारत में स्वशासन के लिए एक जो कानून बना था, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत का एक सीमा निर्धारित किया गया था कि हाँ भारत जो है वो इस एरिया में होगा। ठीक है दोस्तों, ये भारत होगा इस एरिया में। कब? 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत परिभाषी भारत में जो जन्मा हो या जिनके माता पिता में से कोई एक जन्मा हो वह स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 6 बोलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 7 क्या बोलता है। तो अनुच्छेद 7 में यह चर्चा है कि देखिए अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत, अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान। हाँ, तो ये अनुच्छेद 7 जो है वह बताता है कि वैसे व्यक्ति ये नागरिकता छीनने के लिए बता रहा है अनुच्छेद 7, वैसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के पश्चात, मतलब कि हमारे देश की 1 मार्च 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, पर 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन किए हो, वो भारत के उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब आज़ादी से पहले, हमारे आज़ादी से पहले 1947 से पहले अगर वैसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए हों, वह भारत की नागरिकता नहीं रहेंगे। ठीक है, ये अनुच्छेद 7 बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 7 मतलब क्या? मतलब नागरिकता खत्म होने का अनुच्छेद है कि नागरिकता कैसे खत्म होगी। तो खत्म होगी वैसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 को या उसके बाद भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गया हो, उनकी नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं आर्टिकल 9 क्या बताता है। आर्टिकल 9 जो है, मैंने आर्टिकल 8 के बारे में चर्चा नहीं किया है। आर्टिकल 8 जो है वो 5-6 को मिलाकर ही 6 और 7 को मिलाकर ही बोला गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 9 देखिए अनुच्छेद 9 दोहरी नागरिकता के बारे में बात करती है। मतलब कि अनुच्छेद 5, 6 और 8, अनुच्छेद 5, 6 और 8 के अधीन आने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है, अनुच्छेद 5 मतलब कि वैसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद या 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में अधिवासित हो, वो भारतीय नागरिकता होंगे। और 6 क्या बोलता है? 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद, मतलब उसके बाद 6 महीने के लिए और उसके पहले स्वतः नागरिकता की बात कर रहा था। और 8 जो दोनों को मिलाकर है के दिन आने वाला व्यक्ति, 5, 6 और 8 के दिन आने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। उसका शर्त क्या है? यदि वह दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता हो। ठीक है, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 9 नागरिकता छीनने की बात करता है। अनुच्छेद 7 बात करता है कि वैसे व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे जो 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर गए होंगे। और अनुच्छेद 9 जो है वो दोहरी नागरिकता की बात करता है कि हमारे देश के, हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमारा अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, वह व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर ग्रहण करता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाती है। उसे खत्म करने की ज़रूरत सरकार या सुप्रीम कोर्ट या किसी न्यायालय द्वारा नहीं है, वो स्वतः ही खत्म हो जाती है। तो अनुच्छेद यही बोलता है कि 5, 6 और 8 के द्वारा दिए जाने वाला नागरिकता अगर व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो वह स्वतः ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 है क्या। तो अनुच्छेद 11 के तहत संविधान में संसद में एक एक्ट पारित किया गया जिसको हम लोग नागरिकता अधिनियम 1955 बोलते हैं। यह नागरिकता अधिनियम 1955 बात किस चीज़ पर करता है कि किस किस आधार पर नागरिकता दिया जाएगा? जन्म के आधार पर, प्रवास के आधार पर, भूमि वंशानुगत के आधार पर या किसी और आधार पे। तो चलिए हम नागरिकता अधिनियम 1955 पे चर्चा करते। तो आइए हम बात करते अनुच्छेद 11। मैंने बताया था कि नागरिकता संबंधी एक अधिनियम बनाया गया। तो अधिनियम, कोई भी अधिनियम या विधेयक, देखिए विधेयक अधिनियम में अंतर यह होता है कि जब संसद के पटल पर कोई कानून आता है उसके हम लोग विधेयक बोलते हैं। जैसे कि नागरिकता विधेयक 1955, तो जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक ये विधेयक रहता है, और जब ये कानून बन जाता है तो ये अधिनियम हो जाता है।
तो विधेयक और अधिनियम में यही अंतर है कि जब संसद किसी कानून को पारित कर दे, दैट इज कॉल्ड अधिनियम, एक्ट। अगर वो पारित नहीं करे तो वो विधेयक। तो अनुच्छेद 11 यह बताता है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है, भारतीय संसद को है। इसके लिए संसद ने क्या किया, 1955 में एक कानून पारित किया जिसका नाम था नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 क्यों पारित किया गया, तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 इसलिए पारित किया गया कि हम तो 26 जनवरी एक डेडलाइन तय करके बहुत सारा नागरिकता दे दिए, लेकिन उसके बाद अभी जैसे कि अभी 2020 है, अभी कोई भारत के नागरिकता ग्रहण करना चाहे या कुछ करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा, तो उसके लिए एक एक्ट लाया गया था संसद में, ठीक है। और उस संसद में एक्ट ने इसमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रावधान का वर्णन था। पहला वर्णन क्या था, पहला वर्णन था जन्म से नागरिकता। मतलब वैसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के पहले या 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, वो उन्हें स्वतः ही भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाता है, ठीक है, जन्म के आधार पर अगर भारत में जन्मा हो। सेकेंड है वंशानुगत आधार पे। देखिए दोस्तों, ये जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हैं, मैंने 26 जनवरी 1950 लिखा, इसका मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले या 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उन्हें जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाती है। आप मैं जो बोल रहा हूँ वीडियो पॉज करके उसको रिटर्न कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है वंशानुगत के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है, ठीक है। तो वंशानुगत मतलब वंश, जैसे मैं हूँ, मेरे पिताजी, मेरे बाबा, तो उनका मैं वंश हुआ, तो इसी आधार पर भी नागरिकता मिलता है। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के पहले या बाद में भारत के बाहर, मान लिया कि कोई भारतीय व्यक्ति है, जैसे कि मेरे माता पिता हैं, भारतीय हैं, वो अगर वो विदेश घूमने जाते हैं कहीं ऑस्ट्रेलिया में चाहे अमेरिका में, मेरा जन्म अमेरिका में होता है, तो क्या मेरी नागरिकता भारतीय होगी? हाँ होगी। क्यों? क्योंकि वंशानुगत नागरिकता यह बोलता है कि अगर जन्म के समय आप भारत में न रहकर विदेश में हो, पर आपके माता पिता अगर भारतीय हैं तो आपकी नागरिकता भी भारतीय है, ठीक है। माता पिता मतलब दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक भी। अगर कोई व्यक्ति राम है, अगर उसके माता इंडियन है, उसके पिता अफ्रीका से हैं और उसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में होता है, सोचिए कोई राम है, माता इंडिया से, पिता अफ्रीका से, जन्म ऑस्ट्रेलिया में, देखिए तीनों तीन देश में हुआ, तो क्या भारत की नागरिकता होगी? हाँ होगी, क्योंकि उसके माता भारतीय है, ठीक है। तो ये हुआ। जैसे आप अगर अमेरिका की ही बात करेंगे तो अमेरिका में भी सेम लगभग थोड़ा यही प्रावधान है। जैसे बराक ओबामा थे, उनके पिता थे अफ्रीकी मुल्की। अब बराक ओबामा जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति जो, वो उनको पिता थे अफ्रीका मुल्की, उनकी माता थी अमेरिकन, तो उनका जन्म हुआ अमेरिका में, तो उनको मिला नागरिकता अमेरिका का, क्योंकि उनका जन्म हुआ था वहाँ पे, पर उनके माता पिता में से एक अमेरिका के नागरिक थे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है, और अमेरिका के संविधान में ऐसा है कि अगर अमेरिका, हर देश के है कि वहाँ के नागरिक ही वहाँ के राष्ट्रपति बनेंगे, पर अमेरिका में ऐसा है कि शायद वहाँ का माता, अगर मदर वहाँ की है अमेरिकन की, तभी अमेरिका के नागरिक बनेंगे। नेक्स्ट है रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, कि चलिए जन्म और वंश के रजिस्ट्रीकरण के द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त होता है। तो अनुच्छेद 1 और 2 मतलब जन्म के आधार पर और वंशानुक्रम के आधार पर में नहीं आता है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिकता और वंशानुगत से नागरिकता जिन्हें नहीं मिलता है, कुछ शर्त को पूरा करके भारत का नागरिक बन सकते हैं, ठीक है। अब मान लिया कि जिनका जन्म भारत में ना हुआ हो, या जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय ना हो, वो भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे मैं अफ्रीका का हूँ, मुझे भारत के नागरिक बनना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे करना होगा कि कोई भारतीय लड़की से शादी करना होगा। अगर आप अफ्रीका में चाहे अमेरिका में जाकर किसी इंडियन लड़की से शादी करते हैं तो आपको इंडिया की नागरिकता मिल जाता है, ठीक है। या कोई लड़की अमेरिकन है, अगर वो इंडिया के लड़के से शादी करती है तो लड़की को स्वतः ही भारत का नागरिकता मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, मतलब एक मैरिज ब्यूरो में रजिस्ट्री होगा, रजिस्टर हुआ और हम शादी कर लिए, तो या तो यहाँ का लड़का किसी और की लड़की से शादी करे, या विदेश के लड़का या कोई इंडियन लड़की से शादी करे, तो उन्हें रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता मिल जाता है दोस्तों, ठीक है, शादी के विवाह के आधार पे। नेक्स्ट है
एक विवाह पे बात चला तो मुझे एक बात याद है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि अब ऐसे जम्मू कश्मीर जब पहले जब 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य था जहाँ पे भारतीय संविधान लागू नहीं होती थी। वहाँ पे ऐसा प्रावधान था कि अगर जम्मू कश्मीर की लड़की किसी भारतीय से, सॉरी वो भी तो भारत का ही राज्य है, पर अगर किसी दूसरे स्टेट के लड़के से शादी करती है तो उसकी नागरिकता जो है, जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती है। पर ऐसा प्रावधान था अगर वहाँ का लड़का किसी बाहरी लड़की से शादी करता है तो उसका नागरिकता रहता है। तो ये संविधान में समानता का अधिकार का हनन था। ये बहुत ही डिबेट वाली बात थी, पर अब तो हटा दिया गया, अब कोई डिबेट इस पर नहीं होगा। देशीकरण द्वारा नागरिकता, किसी व्यक्ति को कैसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिले? तो जब कोई विदेशी आदमी है, अगर वो बहुत सारे समय से अधिक समय तक हमारे देश में रहता है उसको और देशीकरण के आधार पर आवेदन करता है तो भारत सरकार मंजूरी कर लिए, अगर भारत सरकार उसे मंजूरी कर लेता है तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। एग्जाम्पल में हम देते हैं बहुत बड़े बॉलीवुड सिंगर है आनंद सामी। वो पाकिस्तानी मूल के हैं, पर वो भारत में रहकर देशीकरण के आधार पर भारत के अदनान सामी वो पाकिस्तान मूल के हैं, पर वो भारत में बहुत समय तक रहकर देशीकरण आधार पर उन्होंने आवेदन किया, सरकार को नागरिकता रजिस्ट्री करी और गवर्नमेंट ने उनके नागरिकता को आवेदन को स्वीकार किया और देशीकरण के आधार पर उन्हें नागरिकता मिला। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जाम्पल देखने को मिल गया एक। नेक्स्ट है भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता। ठीक है, देखिए 5 प्रकार के नागरिकता की बात करता है नागरिकता अधिनियम 1955। तो लास्ट है भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता, मतलब कि वैसे क्षेत्र जो भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं है पर कोई एक्ट पारित करने के बाद या संविधान संशोधन करने के बाद भारतीय क्षेत्र में मिल जाते हैं, उन्हें स्वतः ही भारत का नागरिक बन जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 2015-16 में जब बीजेपी जो उनका फर्स्ट शिफ्टिंग था 2014 से 19 के बीच में ही उन्होंने बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया था, जिसमें बहुत सारे जो द्वीप थे, जो कुछ भारतीय द्वीप बांग्लादेश के अंदर थे और बांग्लादेश के द्वीप भारत के अंदर थे, तो उन्होंने एक समझौता किया और द्वीपों का बंटवारा कर लिया। तो बांग्लादेश के जो द्वीप थे वो भारतीय क्षेत्र में आए और भारतीय द्वीप थे वो बांग्लादेश के क्षेत्र में आए। तो जो बांग्लादेश के जो द्वीप है भारतीय क्षेत्र में आए, तो वहाँ के नागरिक भी भारत के क्षेत्र में आए होंगे, तो उन्हें स्वतः ही भारत का नागरिकता मिल गया होगा। इसके आधार पर भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो ये नागरिकता प्राप्त करने की प्रावधान है भारत में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एक और चीज़ पे चर्चा करेंगे कि नागरिकता कैसे छिन सकती है। ऐसे नागरिकता प्राप्त हो सकता है तो छीन कैसे सकता है? तो चलिए हम देखते हैं नागरिकता कैसे छीन सकता है। हम अब बात करते हैं नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता आपका समाप्त कैसे हो सकता है? तो फर्स्ट है परित्याग के आधार पर। परित्याग मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वह अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर सकता है, तभी वह दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करेगा। पर्यवसान मतलब कि हो गया, कोई व्यक्ति अगर बहुत दिनों से अमेरिका में रह रहा है, ठीक है, अगर वहाँ की नागरिकता उसे स्वतः ही कुछ आधार पर यहाँ की नागरिकता जो मिलती है तो स्वेच्छा से भारत का नागरिकता छोड़ सकता है। स्वेच्छा से चाहे तो वो अगर भारत का नागरिक नहीं भी छोड़ सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका की नागरिकता नहीं प्राप्त करे, पर उससे अमेरिका की अगर नागरिकता स्वतः मिल रही है तो वह स्वतः ही एक नागरिकता का परित्याग हो जाता है, पर्यवसन हो जाता है। नेक्स्ट है वंचित करना। वंचित करना का मतलब है कि भारत सरकार अगर कोई व्यक्ति छल या कपट से भारत का नागरिकता ले लेता है, जैसे मान लें कि किसी गवर्नमेंट को धोखा देकर या गलत डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करके अगर भारत का नागरिकता लेता है, तो अगर या वह किसी देश विरोधी कार्यों में संलिप्त होता है, जैसे बहुत सारा, जैसे आप लोगों को दाऊद इब्राहिम इस जैसे लोग हैं जो मुंबई में रह के भारतीय हैं, पर दाऊद इब्राहिम क्या मुंबई में रह के भारत के खिलाफ ही एक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, तो उनको भारत सरकार नागरिकता से वंचित कर सकता है। एग्जाम्पल में मिल गया आप लोग को दाऊद इब्राहिम। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे प्रावधान है। नेक्स्ट है, देखिए इसमें भी परित्याग के आधार पर चाहे पर्यवसान के आधार पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि इंडियन अमेरिकन हम लोग बोलते हैं, इंडियन अमेरिकन। तो वे लोग क्या करते हैं, पर्यवसान के एग्जाम्पल है, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग देते हैं और वो अमेरिका का नागरिक ले लेते हैं, पर उन्हें हम इंडियन अमेरिकन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब परित्याग का प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ
28 राज्य जो है उनका नागरिकता नहीं होता है। हम एक सिर्फ इंडियन का नागरिकता लेते हैं, हम भारतीय हैं, ना कि हम बिहारी, यूपी वाले, पश्चिम। बोलने के क्रम में चलता है कि तुम मराठी हो, तुम बिहारी हो, तुम यूपी वाले हो, लेकिन जब देश की बात आए तो हम एक हैं, हम एक भारत के नागरिक हैं, हमें दोहरी नागरिकता नहीं है हमारे यहाँ। हम किसी पर कुछ देश ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जहाँ पे दोहरी नागरिकता है, जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड इत्यादि में। अमेरिका में 50 प्रांत है, 50 प्रांत के नागरिक अलग अलग होते हैं और एक अमेरिकन नागरिकता अलग मिलती है। जैसे स्विट्जरलैंड बोल रहा हूँ, आप न्यूयॉर्क, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, और बहुत सारे उनके प्रांत जो है वो हर प्रांतों के नागरिकता अलग से मिलती है, और एक अमेरिकन की नागरिकता भी अलग से मिलती है। तो वहाँ 2 प्रकार की नागरिकता, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता है। जैसे आप स्विट्जरलैंड या अमेरिका के नागरिक होते हुए भी एक वहाँ राज्य का नागरिक और देश का नागरिक, प्लस वो दूसरे देश के भी जाके नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। जैसे अगर अमेरिका का आदमी है तो कनाडा में जाके नागरिकता ग्रहण कर सकता है, पर वो अमेरिका का भी नागरिक रहेगा और कनाडा का भी नागरिक रहेगा। ऐसा भी प्रावधान है, वहाँ दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान है, राज्य में भी और दूसरे देश के स्लिप में भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अब भाग 2 को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको भाग 2 को, पूरे नागरिकता को हम अच्छी तरीके से देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक आएगा भाग 3 मूल अधिकार पे, संविधान में मूल अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त है सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।